हेलो डियर व्यूवर्स, मैं शालिनी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने शैक्षिक और ज्ञानवर्धक चैनल ज्ञान के मोती में। डियर व्यूवर्स, आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं कक्षा 8 से नागरिक शास्त्र की किताब से पहले पाठ का अध्ययन कार्य, जिसका कि शीर्षक है हमारा लोकतंत्र। इसका अभ्यास कार्य हम कर चुके हैं और आज की वीडियो में हम इसका अध्ययन कार्य करेंगे, क्योंकि अध्ययन करना भी अति आवश्यक है। डियर व्यूवर्स, हर शाम गांव की चौपाल लगती है। 80 साल की काकी स्वतंत्रता सेनानी रही हैं और आजकल अपने गांव की प्रधान हैं। आज भी चौपाल बैठी है, चलो देखें वहाँ क्या हो रहा है। काकी कहती हैं, देखो अब हमारा देश आज़ाद है, हमारे देश में हमारी सरकार है। यदि तुम लोगों को कोई परेशानी या तकलीफ है तो तुम अपनी बात बेहिचक मुझसे कहो, जिससे मैं तुम्हारी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाकर उनका निदान करवा सकूं। काकी, सरकार हमारी बात क्यों सुनेगी, हमारा उन पर क्या अधिकार है? हरिया ने ऐसा पूछा। तो काकी कहती हैं, अरे हरिया, यह कोई राजाओं का ज़माना नहीं है या अंग्रेजों की गुलामी का समय नहीं है। अब हमारे देश में लोकतंत्र है। अब रामवती ने पूछा, लोकतंत्र? काकी, ये लोकतंत्र क्या है? तो डियर व्यूवर्स, आइए हम समझते हैं कि लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है। लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ है लोगों का शासन, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि लोग एक दूसरे पर शासन करेंगे, बल्कि लोकतंत्र का तात्पर्य है ऐसी शासन व्यवस्था से जिसमें देश के लोगों की प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट यानी अप्रत्यक्ष रूप से समान भागीदारी हो। इसमें महिलाओं, पुरुषों, दलितों एवं अल्पसंख्यकों सहित समाज के अन्य सभी वर्गों की समान भागीदारी होती है। हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी वयस्क वही कहे जाते हैं जो 18 वर्ष या 18 वर्ष से ऊपर की आयु के लोग होते हैं, अपने मत का यानी अपने वोट का सही प्रयोग करके कुछ प्रतिनिधियों को चुनते हैं और चुने हुए प्रतिनिधि मिलकर देश के लिए कानून बनाते हैं। ये कानून भी अधिकांश चुने हुए लोगों की सहमति से बनते हैं। लोग अपनी मर्जी से कानून नहीं बना सकते हैं। इसके लिए बहुमत द्वारा निर्णय करने का अधिकार सबको बराबर मिलता है। लोकतंत्र में व्यक्तिगत निर्णय नहीं होता, अपितु सामूहिक निर्णय महत्व रखता है, यानी समूह के रूप में निर्णय लिया जाता है। अब हरिया ने फिर से पूछा कि तो काकी, हमारे देश में लोकतंत्र कब आया? काकी ने बताया कि हमारे देश में लोकतंत्र की नींव एक दिन में नहीं पड़ी। इसकी नींव अंग्रेजों से लड़ते हुए आज़ादी के समय पड़ी थी। कारण ये था कि आज़ादी का मुख्य आधार लोगों की सक्रिय भागीदारी थी। पुराने समय में जब राजा राज्य करते थे तो अपने कुछ खास लोगों की मदद से कानून बनाते थे। राजा के बाद उसका बेटा उस राज्य का राजा बनकर ऐसा ही करता था। कानून बनाने या लागू करने में लोगों की कोई भागीदारी नहीं रहती थी, पर लोगों को उस कानून का पालन करना पड़ता था। अतः हमारे नेताओं ने यह तय किया कि देश में शासन देश के लोगों के हाथों में होगा। तभी हमें लोकतंत्र स्थापित करने की प्रेरणा मिली, क्योंकि ऐसी यही व्यवस्था है जिसमें सर्वसाधारण को अधिकतम भागीदारी का अवसर प्राप्त होता है। चलिए चर्चा कीजिए कि राजा के शासन और लोकतांत्रिक शासन में क्या अंतर है। इसका उत्तर पाने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज़ादी के बाद लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए देश का संविधान लिखा गया। संविधान का निर्माण करने वालों को भी लोगों ने चुना था। संविधान में केंद्र और राज्य दोनों प्रकार की सरकारों को बनाने और चलाने के लिए कानून दिए गए हैं। संविधान के कानून सबसे ऊंचे कानून हैं। ये कानून देश के सभी लोगों को समान रूप से मानने पड़ते हैं, उनको भी जिन्होंने ये कानून बनाए हैं। यदि कोई भी व्यक्ति कानून तोड़ता है तो उसे कानून के अनुसार सजा भी मिलती है। अब शबनम ने पूछा कि पर काकी, हम कैसे कह सकते हैं कि हमारे देश में लोकतंत्र है? अब काकी क्या कहती हैं, ठीक है, तुम सभी ध्यान से सुनो। लोकतंत्र की कुछ विशेष बातें होती हैं जो लोकतंत्र के आधार हैं। लोकतंत्र का पहला आवश्यक आधार है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। डियर व्यूअर्स, भारतीय संविधान के तहत भारत में एक ऐसी लोकतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की गई है। ऐसी सरकार लोगों के प्रतिनिधियों द्वारा संचालित होती है, जिसका निर्वाचन या जिसका चुनाव लोगों द्वारा किया जाता है। इस कार्य के संचालन के लिए भारतीय संविधान ने निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की है। निर्वाचन आयोग ये सुनिश्चित करता है कि देश में होने वाले चुनाव स्वतंत्र एवं निष्पक्ष हों।
इसके लिए निर्वाचन आयोग चुनाव में होने वाले व्यय यानी खर्चे की सीमा तय करता है, जिसका राजनीतिक दलों एवं प्रत्याशियों द्वारा पालन किया जाता है। चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए यह जरूरी है कि पर्याप्त मात्रा में पुलिस एवं चुनाव अधिकारी नियुक्त किए जाएं। किसी भी प्रकार के चुनाव विवादों में चुनाव आयोग तथा उच्चतम न्यायालय की भूमिका सर्वोपरि होती है। अब आप चर्चा कीजिए कि ऐसे कौन से कारण हैं जिनसे चुनाव की स्वतंत्रता एवं निष्पक्षता को खतरा हो सकता है। इसका भी उत्तर जानेंगे, इसके लिए वीडियो को पूरा देखिए। चलिए हम चर्चा करते हैं चुनाव प्रक्रिया पर। डियर व्यूवर्स, निर्वाचन आयोग चुनाव से पहले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक मतदाता सूची बनवाता है। भारत का प्रत्येक नागरिक जिसकी आयु 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी हो, मतदाता सूची में पंजीकृत होने का हकदार है, यानी उसका रजिस्ट्रेशन होना उसका हक है। किसी नागरिक को केवल धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग के आधार पर मतदाता सूची में सम्मिलित होने से वंचित नहीं किया जा सकता। चुनाव की प्रक्रिया का प्रारंभ राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा जारी अधिसूचना से होता है। निर्वाचन आयोग चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करता है। उम्मीदवारों को नामांकन पत्र दाखिल करने का पर्याप्त समय दिया जाता है। निर्वाचन अधिकारी नामांकन पत्रों की जांच कर उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी करता है तथा उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित करता है। उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार के लिए समय दिया जाता है। चुनाव प्रचार के दौरान उम्मीदवारों को आदर्श आचार संहिता का पालन करना होता है। डियर व्यूअर्स, वर्ष 1968 से निर्वाचनों के दौरान निर्वाचन के समान अवसर प्रदान करने और व्यवहार में नैतिकता बनाए रखने के लिए सभी राजनीतिक दलों में सहमति बनने के आदर्श आचार संहिता सभी पर लागू एक नैतिक संहिता बन गई है। निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता अपनी कार्यकारी शक्तियों के तहत जारी की गई है, लेकिन यह नैतिक संहिता के रूप में कार्य कर सकता है और करता है, जिसके द्वारा हम सभी न्याय कर सकते हैं कि क्या सही और क्या उचित है। संहिता का पालन न करने पर कानूनों और विनियमों का उल्लंघन हो सकता है और निश्चित रूप से हमारी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच सकता है। व्यक्तियों के लिए इसका अर्थ अनुशासनात्मक कार्यवाही या बर्खास्तगी भी हो सकती है। चुनाव प्रचार मतदान की तिथि से 48 घंटे पहले बंद हो जाता है, यानी चुनाव का प्रचार आप जो है 48 घंटे पहले बंद कर देना पड़ेगा आपको। मतदाताओं को चाहिए कि मतदान वाले दिन अपना मतदाता पहचान पत्र, जिसे हम इंग्लिश में एपिक भी कहते हैं, लेकर मतदान केंद्र पर जाएं और अपना मत यानी वोट अवश्य डालें। मतदान हेतु मतपत्र या ईवीएम का प्रयोग किया जाता है। मतदान के बाद पहले से निर्धारित तिथि एवं स्थान पर मतगणना होती है, यानी वोट की गिनती की जाती है और सर्वाधिक वोट पाने वाला उम्मीदवार विजयी घोषित किया जाता है। चलिए हम पढ़ते हैं अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसे हम इंग्लिश में ईवीएम भी कहते हैं। यह एक डिब्बे नुमा मशीन है जिसमें एक तरफ उम्मीदवारों के नाम एवं उनके चुनाव चिन्ह छपे होते हैं। प्रत्येक उम्मीदवार के नाम एवं चिन्ह के सामने एक नीले रंग का बटन होता है, जिसको दबाने से हम अपनी इच्छा अनुसार किसी भी दल के उम्मीदवार को अपना मत यानी वोट दे सकते हैं। नीला बटन सिर्फ एक बार ही दबाया जा सकता है। इस प्रकार एक व्यक्ति द्वारा एक ही मत दिया जा सकता है। मतदाता द्वारा दिए गए वोट की पुष्टि के लिए आजकल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम से एक मशीन और जोड़ी जा रही है, जिसे वोटर वेरीफाइड पेपर, जिसे हम ऑडिट ट्रेल भी कहते हैं। इस मशीन में मतदाता को एक पर्ची दिखाई देती है जिसमें उस उम्मीदवार का नाम एवं चुनाव चिन्ह छपा होता है जिसको उसने अपना मत दिया है। नोटा क्या है? नोटा का अर्थ है इनमें से कोई नहीं। यदि मतदाता को चुनाव लड़ रहे सभी उम्मीदवारों में से कोई उम्मीदवार पसंद ना हो तो वह नोटा को अपना वोट दे सकता है। नोटा का बटन ईवीएम एवं मतपत्र के अंत में होता है। अब राम रतन पूछ रहे हैं कि काकी, लोकतंत्र में राजनीतिक दल क्या काम करते हैं?
तो काकी ने बताया, अरे रामरतन, किसी भी विशाल समाज में लोग व्यक्तिगत रूप से सार्वजनिक जीवन को प्रभावित नहीं कर सकते, परंतु दूसरों से मिलकर यह संभव हो सकता है। यही काम राजनीतिक दल करते हैं। राजनीतिक दल राजनीतिक पद एवं प्रभाव पाने के उद्देश्य से समान विचार रखने वालों के साथ मिलकर कार्य करते हैं। इसके अलावा चुनाव के समय ये राजनीतिक दल अपने अपने विचार, कार्यक्रमों एवं नीतियों को लोगों के समक्ष रखते हैं, जिससे लोगों को सही प्रतिनिधियों को चुनने में मदद मिलती है। जिस दल के सबसे ज्यादा प्रतिनिधि चुने जाते हैं वही दल सरकार बनाता है और बाकी राजनीतिक दल विपक्षी दल के रूप में कार्य करते हैं। ये विपक्षी दल सरकार को अपनी मनमानी करने से रोकते हैं। अब रामरतन ने फिर से पूछा, वो भी उत्सुकता के साथ, कि अच्छा काकी बताइए कि इन दलों की भी चौपाल जरूर लगती होगी। अब काकी हंसते हुए बोलती, हाँ भाई हाँ, इन सारे दलों के चुने हुए प्रतिनिधि नई दिल्ली स्थित संसद, यानी इसको हम इंग्लिश में पार्लियामेंट नामक भवन में बैठते हैं, ऐसा बोलते हैं। भारतीय लोकतंत्र में संसद लोगों की सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था है। ये प्रतिनिधि संसद के माध्यम से सरकार को लोगों के विचारों से अवगत कराते हैं। सरकार अपने कार्यों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। कोई भी सरकार संसद के माध्यम से ही देश का शासन चलाती है। अब पूछते हैं कि तो काकी, हमारे गांव के तालाब की सफाई कराने के लिए क्या हमें नई दिल्ली जाना पड़ेगा? अब काकी कहती है, नहीं भाई सोहन, ऐसा नहीं है। इसके लिए तो मुझसे या स्थानीय विकास अधिकारी से कह सकते हो। लोकतंत्र में स्थानीय शासन बहुत आवश्यक है। इससे सार्वजनिक जीवन में निर्णय की प्रक्रिया में भाग लेने के अवसर बढ़ जाते हैं और लोगों की सीधी भागीदारी होती है। रहीम पूछते हैं, पर काकी, अगर सरकार तुम्हारे कार्यों में हस्तक्षेप करे तो काकी कहती है, भारतीय लोकतंत्र में प्रत्येक भारतीय नागरिक को कुछ मूल अधिकार दिए गए हैं। डियर व्यूवर्स, इन मूल अधिकारों के विषय में हमने कक्षा 6 में नागरिक शास्त्र की पुस्तक से पहला अध्याय अगर आपको पढ़ना है तो ज़रूर पढ़िए। अगर आप अपने बारे में जानना चाहते हैं, अपने मूल अधिकारों के बारे में जानना चाहते हैं, या आपको मिले संवैधानिक अधिकारों के विषय में आप जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ कक्षा 6 से पहले अध्याय का अध्ययन ज़रूर करें, जो कि मेरे चैनल पर पड़ा हुआ है। अब कहते हैं, भारतीय लोकतंत्र में प्रत्येक भारतीय नागरिक को कुछ मूल अधिकार दिए गए हैं, जैसे नागरिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक अधिकार। यही मौलिक अधिकार, जिन्हें हम इंग्लिश में फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, लोकतंत्र का दूसरा आधार है। राजनीतिक एवं नागरिक अधिकार विशेषतः ऐसे अधिकार हैं जिनके अनुसार राज्य व्यक्तियों तथा समूहों के कार्यों में हस्तक्षेप न करने के लिए प्रतिबद्ध है। लोकतांत्रिक शासन में सभी लोगों को विचार अभिव्यक्ति, संगठन बनाने, सम्मेलन करने, कहीं भी आने जाने एवं कोई भी व्यवसाय करने की स्वतंत्रता प्राप्त होती है। संविधान में भारतीय नागरिक को अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, परंतु वह न्यायालय और संसद की अवमानना या मानहानि नहीं कर सकता, यानी उनकी बात को टाल नहीं सकता। यदि सरकार जनता की बात नहीं सुनती तो जनता उसका विरोध सभाओं, प्रदर्शनों, जुलूसों तथा आंदोलनों द्वारा कर सकती है, किंतु ये आंदोलन पूर्णतया शांतिपूर्ण होने चाहिए। कुछ लोग विरोध प्रदर्शन करने पर सार्वजनिक संपत्तियों यथा बसों, रेलगाड़ियों को तोड़फोड़ कर, आग लगाकर तथा ऐतिहासिक इमारतों को क्षति पहुंचाते हैं तथा महापुरुषों की मूर्तियों पर पोस्टर चिपकाते हैं। आप खुद ही बताइए, आप को ये उचित लगता है? अपने विचार ज़रूर दीजिएगा। काकी, यदि कोई हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करे तो हम क्या करें? ऐसा शबनम ने पूछा काकी से। तो काकी बोलती हैं कि नागरिकों के स्वतंत्रता, समानता एवं अधिकारों की सुरक्षा का दायित्व न्यायपालिका पर होता है। जनता को समान न्याय दिलाने हेतु न्यायपालिका को सरकार के दबाव और नियंत्रण से मुक्त होना चाहिए। स्वतंत्र न्यायपालिका लोकतंत्र का तीसरा महत्वपूर्ण आधार है।
रामरतन ने तभी अचानक पूछा, अच्छा काकी, मीडिया या संचार माध्यम के बारे में प्रायः सुनने को मिलता है, ये हैं क्या? तो काकी कहती हैं, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। कल तुमने टेलीविजन पर देखा होगा कि भारत ने क्रिकेट मैच कितना अच्छा खेला। मैच जीतने पर गांव वालों ने खुशी में पटाखे भी छुड़ाए थे। रामरतन ने कहा, हाँ काकी, खेतों पर काम करते समय मैं भी रेडियो से मैच के बारे में सुन रहा था। काकी ने कहा, यही रेडियो, टेलीविजन, अखबार, पत्र पत्रिकाएं, बैनर एवं पोस्टर संचार माध्यम या मीडिया हैं, जिनके माध्यम से हम सूचनाओं का प्रचार प्रसार करते हैं। एक बात और, सरकार अपनी नीतियों और कार्यों के लिए जनता का समर्थन प्राप्त करने का प्रयास करती है। ये संचार माध्यम स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। ये न केवल शासन की नीतियों का प्रचार करते हैं, बल्कि शासन के काम की जांच पड़ताल भी करते हैं, जनता को सूचनाएं उपलब्ध कराते हैं तथा सभी प्रकार के विचारों का आदान प्रदान करने का साधन भी बनते हैं। वे शासन तक जनभावना पहुंचाने तथा शासन पर सार्वजनिक दबाव का माध्यम भी होते हैं। अतः मीडिया लोकतंत्र का चौथा आधार है। डियर व्यूवर्स, इन आधारों को ध्यान में रखिएगा। लोकतंत्र तभी संभव है जब ये आधार भी सुचारू रूप से आपके काम आ सकेंगे। कुछ वर्ष पहले की बात है कि जमालपुर गांव में घुरहू काका को कई महीनों की पेंशन नहीं मिली। उन्होंने शहर जाकर अखबारों में यह खबर छपवाई। खबर पढ़कर पेंशन विभाग में खलबली मच गई। जांच करने पर विभाग के लोगों को गलती महसूस हुई, मालूम हुई। नतीजा ये हुआ कि काका को विभाग से पत्र मिला कि वे अपनी बकाया पेंशन विभाग में आकर तत्काल प्राप्त कर लें। ऐसा देखा कैसे हुआ कि मीडिया के द्वारा प्रशासन तंत्र में जवाबदेही लाई गई। यदि शासन जनमत की इच्छा की लगातार अवहेलना करता है तो अगले चुनाव में उन लोगों को जनता दोबारा नहीं चुनेगी, किन्हीं और लोगों को वोट देकर विजयी बनाएगी। यही जनप्रतिनिधियों में जवाबदेही लाने का तरीका है। अब पूछा जाता है, अच्छा काकी, हम समझे लोकतंत्र लोगों का, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए शासन है। बिल्कुल ठीक कहा। काकी कहती हैं, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, पर मात्र लोकतंत्रीय ढांचा बना लेने से सही अर्थों में लोकतंत्र सुनिश्चित नहीं होता है। इसके लिए ये ज़रूरी है कि प्रत्येक नागरिक अपने कर्तव्यों, अपने दायित्वों के प्रति जागरूक हो, वह स्वयं निर्णय लेने की क्षमता रखता हो, और यह तभी संभव है जब वह शिक्षित एवं जागरूक होगा। शिक्षित व्यक्ति को न केवल अपने देश की समस्याओं की सही जानकारी होती है, बल्कि उनको सुलझाने में भी वह अपना योगदान दे सकता है। शिक्षित व्यक्ति किसी के बहकावे में आकर उसे वोट नहीं देगा, वह अपने विवेक से यानी अपनी सोच से उचित अनुचित का निर्णय करेगा। इसलिए लोकतंत्र को सफल बनाने में शिक्षा का महत्व सबसे अधिक है, और तभी लोकतंत्र मजबूत होगा। अब्राहम लिंकन ने बोला है कि तुम बेवकूफ़ बना सकते हो सभी लोगों को कुछ समय के लिए, कुछ लोगों को हमेशा के लिए, लेकिन सभी लोगों को हमेशा के लिए नहीं बना सकते। डियर व्यूअर्स, आइए जानते हैं समधर्म समभाव का क्या अर्थ है। लोकतंत्र की सफलता के लिए शिक्षा के अतिरिक्त नागरिकों में परस्पर धार्मिक सद्भाव का होना भी अति आवश्यक है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि उनमें पंथ निरपेक्षता की भावना होनी चाहिए। इसका सीधा अर्थ यह है कि सभी व्यक्तियों को अपने अपने विश्वास के अनुसार अपना धर्म पालन व प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता होगी। धर्म के आधार पर राज्य नागरिकों में कोई भेदभाव नहीं करेगा। राज्य किसी भी धर्म को विशेष प्रोत्साहन नहीं देगा। आइए अब हम चर्चा करते हैं सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समानता। लोकतंत्र समानता पर आधारित शासन व्यवस्था है। विगत कई शताब्दियों से हमारे समाज में अनेक प्रकार की असमानताएं विद्यमान रही हैं। धर्म, जाति एवं लिंग पर आधारित भेदभाव हमारी सामाजिक व्यवस्था को प्रभावित करते रहे हैं। लोकतंत्र इस भेदभाव को समाप्त करके सभी को समान अवसर देने पर जोर देता है। यदि देश में आय का असमान वितरण होगा, यानी कुछ लोग बहुत अमीर और अन्य लोग बहुत ज़्यादा गरीब होंगे, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था कमज़ोर होगी। आर्थिक समानता प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद के अनुसार व्यवसाय चुनने का अधिकार देता है।
राजनीतिक समानता का अर्थ है कि समाज में सभी व्यक्तियों को एक समान मताधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार तथा सरकार में कोई भी पद पाने का अधिकार प्राप्त हो। आइए हम जानते हैं कि महिलाओं के अधिकार क्या क्या हैं। डियर स्टूडेंट्स, कानून के समक्ष समानता। महिलाओं को सबसे पहला अधिकार दिया गया है कानून के समक्ष समानता। लिंग के आधार पर भेदभाव न करना, समान कार्य के लिए समान वेतन, कार्य के लिए उपयुक्त और मानवीय वातावरण बनाना और प्रसूति लाभ सुनिश्चित करना, महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध गतिविधियों को रोकना, पंचायत और नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण, स्वास्थ्य की सुविधाएं बेहतर बनाना और पोषण के स्तर में सुधार करना, कमजोर वर्ग की महिलाओं के शैक्षणिक व आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। डियर स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं लोकतंत्र का भविष्य, कुछ चुनौतियां। यानी कुछ चुनौतियां भी हैं लोकतंत्र के भविष्य में। देखते हैं, हम सबको अपनी स्थिति में सुधार लाने के लिए ज़रूरी है कि हम सही नेताओं का चुनाव करें। यदि उन्हें सही नेताओं को चुनने के लिए कोई ठीक विकल्प नहीं मिलता है या चुने हुए प्रतिनिधि अक्षम हैं तथा उनमें बदलाव लाने की दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं है, तब लोकतंत्र एक अनुपयोगी व महंगा ढांचा मात्र सिद्ध होता है। अतः हमें याद रखना चाहिए कि एक जवाबदेह लोकतांत्रिक व्यवस्था लाना हमारा महत्वपूर्ण दायित्व है। इस जिम्मेदारी से हम बच नहीं सकते हैं। शिव खेरा के शब्दों में, समाज को दुष्ट व्यक्ति की दुष्टता नहीं बल्कि अच्छे लोगों की निष्क्रियता पतन की ओर ले जाती है। डियर स्टूडेंट्स, आदर्श आचार संहिता, इसके विषय में मैंने आपको बताया था। फिर से देख लेते हैं। चुनाव आयोग द्वारा चुनाव के समय जारी की गई नियमों की सूची है जिसका पालन राजनीतिक दलों एवं उम्मीदवारों को करना होता है। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको पाठ के बीच में पूछा था कि राजा के शासन और लोकतांत्रिक शासन में क्या अंतर है, बताइए। चलिए इसका उत्तर मैं देती हूँ। डियर स्टूडेंट्स, राजा का शासन वह प्रणाली है जिसमें एक व्यक्ति यानी जो राजा होता है शासन का सर्वे सर्वा होता है। राजा शासित जनता द्वारा चुना नहीं होता बल्कि वंशानुगत होता है या किसी दूसरे राजा को युद्ध में पराजित करके राजा बनता है। राजतंत्र संसार की सबसे पुरानी और स्वाभाविक शासन प्रणाली है, यानी उस राज्य का राजा उसका पुत्र ही बनेगा। लेकिन लोकतंत्र में इस प्रकार की शासन व्यवस्था है जिसमें सभी व्यक्तियों को समान अधिकार प्राप्त हैं। एक अच्छा लोकतंत्र वह है जिसमें राजनीतिक और सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय की भी व्यवस्था है। देश में यह शासन प्रणाली लोगों को सामाजिक, राजनीतिक एवं धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करती है। और दूसरा प्रश्न मैंने पूछा था, ऐसे कौन से कारण हैं जिनसे चुनावों की स्वतंत्रता एवं निष्पक्षता को खतरा हो सकता है। तो डियर व्यूअर्स, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए सबसे बड़ा खतरा है रिश्वतखोरी। रिश्वत देकर उम्मीदवार अपने प्रति वोट प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। और दूसरा है डराना धमकाना। डरा धमकाकर दबाव बनाकर वे चुनाव में अपने प्रति वोट हासिल कर सकने में सफल हो जाते हैं। हेरा फेरी, एक विशेष परिणाम प्राप्त करने के लिए बेईमानी से चुनाव आयोजित करने का कार्य है। यह एक चुनावी धोखाधड़ी है और चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप है। दूसरा है मतदाता सूची में झूठे नामों को शामिल करना और वास्तविक नामों को बाहर करना। और अगला है शासक दल द्वारा सरकारी सुविधाओं और अधिकारियों का दुरुपयोग। अंत में हम कह सकते हैं अमीर उम्मीदवारों और बड़ी पार्टियों द्वारा धन का अत्यधिक उपयोग करके भी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए खतरा पैदा किया जा सकता है। डियर व्यूअर्स, यहीं पर समाप्त होता है हमारा ये अध्याय। हम मिलेंगे अगले अध्याय के अध्ययन कार्य के साथ, क्योंकि इसका अभ्यास कार्य हम कर चुके हैं। तो देखते रहिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ लाइक और शेयर भी कीजिए ताकि अन्य बच्चे भी इन वीडियोस का लाभ प्राप्त कर सकें। खूब पढ़ें, खूब बढ़ें। थैंक यू।